ये बात भी आप सही कह रही है, लेकिन विधायक अगर उसको ये कोटा नहीं मिल रहा, उनको ये सुविधा नहीं मिल रही, तो विधायक को आवाज़ उठानी चाहिए। जी। आवाज़ उठाएगा तो उसे पब्लिक का सपोर्ट भी मिलेगा जी। और हमारे कार्य, क्योंकि पब्लिक जब आवाज़ उठाती है तो कार्य होते हैं, होते जी। क्यों नहीं, जी। क्योंकि पब्लिक पे सब कुछ डिपेंड है। जी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता जी। कि सरकार ग्रांट दे रही है और विधायक, इस सरकार तो दे रही है जी। लेकिन विधायक ही कुछ कर रहे हैं बीच में। जी। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। जैसा कि आप जानते हो, हम राजनीति पर चर्चा करते हैं और आपको पता है कि हमने एक प्रोग्राम भी अभी लॉन्च किया, राजनीति की पाठशाला, और उसके अंदर हमने आदमपुर के बारे में, आज आपके बारे में पूरी विवरण से बताया गया कि किस तरह से आदमपुर की राजनीति चली और राजनीति की दिशा और दशा किस तरह से बह रही है। आपको मैं बता दूं कि चौधरी भजनलाल के ज़माने में जो आदमपुर, आपको बताऊं कि हरियाली से हरा भरा था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने उसको इस तरह से मुरझा दिया कि आने वाले समय में एक पौधे को खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो गया। और आपको बता दूं कि लगातार हर क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में हरियाणा जैसे ही बीजेपी सरकार आई पिछड़ चुका है। और उसी का नतीजा है कि आज 3 महीने के बाद चुनाव है, तो जनता के बीच हम जब जाते हैं तो साफ तौर पर एक ही मुद्दा निकलता है कि क्या राजनीति की दशा और दिशा को सुधारा जाए, क्या वही विधायक दोबारा हम विधानसभा में भेजें जो हमारे आज तक का 10 साल का जो हमारा हिसाब किताब भी नहीं दे पाए और अपना जो फंड था वो भी आपको बता दूं कि वो भी यूज़ नहीं कर पाए, और एसी के अंदर बैठकर चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली, वहाँ से राजनीति की, क्या किसान की राजनीति चंडीगढ़ और दिल्ली से आपको बताऊं कि वहाँ से चल सकती है। इसी के साथ आज हमारे साथ में रुकेश पुनिया जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सोनाली पवार की छोटी बहनें, तो उन्होंने अभी तक कदम रखा है राजनीति के अंदर। साफ तौर पर बताऊँ कि उनसे बातचीत करेंगे कि राजनीति में आने का मकसद क्या था। सबसे पहले रुकेश जी, एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। रुकेश जी, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जरूर बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन महिलाओं का विकास नहीं हो पाया। यानी कि मैं बोलूँ तो 50% आरक्षण देकर जो भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने ढकोसला ही साबित कर दिया, लेकिन राजनीति आज भी आदमी ही कर रहा है। तो मेरा पहला आपसे प्रश्न ये है कि राजनीति में आपका आने का मकसद क्या है? देखिए, मेरा आने का मकसद यही है राजनीति में कि मैं महिलाओं को आगे लेकर आऊं, उनके अधिकारों के बारे में मैं उन्हें बताऊं, क्योंकि हमारी जो सरकार है उसने, जैसे आपने बताया कि सरपंचों का जैसे चुनाव हुआ था उसमें 50% आरक्षण दिया था। तो लेकिन आरक्षण तो दिया, लेकिन उन पे महिलाएं जैसे काम नहीं कर रही। जैसे महिला जो सरपंच बन के आई है, तो वो जैसे उनके हस्बैंड है, कोई भी उनका परिवार का है, वो प्रतिनिधि जैसे बोलते हैं, तो वो ये उनके रेख देख कर रहा है। जैसे कोई भी काम, कोई भी ग्रांट कुछ भी आए तो वो ही पहुँचते हैं, महिला सरपंच नहीं जा रही। तो क्यों, अगर सरकार ने आरक्षण दिया है तो महिलाएं को आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमारी हर क्षेत्र में जैसे महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन जो सरपंच जो महिला नहीं है वो पीछे क्यों है? तो मेरा बेसिकली आपसे यही पॉइंट है कि काफ़ी आपको बताऊं कि राजनीति के जब अंदर आते हो या राजनीति से बाहर बात करते हो तो मुद्दे बहुत हैं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे किसानी का हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे श्रमिकों का हो। यानी कि यही आपकी मैनिफेस्टो है। यानी मैं कांग्रेस की बात करूँ तो मैं एक आपका दर टू दर ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से मुद्दे आपको अहम लग रहे हैं, और आने वाले समय में रुकेश पुनिया किस तरह से इस मुद्दों को हल कर पाएगी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या रुझान है? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के बिना तो हमारे जो बच्चे हैं उनका कोई भविष्य ही नहीं है। तो इसलिए शिक्षा पे तो हमारा पूरा फोकस है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले। लेकिन जैसा कि मैं चुनाव में आदमपुर में जैसे गई हूँ, तो मैंने आते जाते देखा है, जो हमारी बच्चियाँ हैं आदमपुर से बाहर पढ़ने के लिए आती है, तो उसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। अगर हमारे बच्चों का माइंड ही सेट हो, वो बेचारे सुबह जाती है तो बस का वेट करती है, उनके माइंड में यही है कि बस कब आएगी कब आएगी। कई बार उनकी बसें निकल जाती है, बेसिकली आपको बता दूं बस से सर्विस है ही नहीं, और जो 1-2 लगा रखी है तो वो भी टाइम पे नहीं आती है। तो इससे बच्चे, बताइए आप कहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे अच्छी? मान लो ना आने का टाइम है, ना कोई जाने का टाइम है। और लड़के हैं, जैसे लड़कों और लड़कियों का तो देखिए कहने में आ जाता है कि लड़के लड़कियां बराबर है, लेकिन जो लड़के हैं, आप ही देखिए, जो लड़के हैं स्कूल में जा रहे हैं वो तो हाथ करके बाइक वाले को, गाड़ी वाले को रोक लेते हैं, लेकिन लड़कियाँ ऐसा नहीं कर सकती,
क्योंकि आजकल क्राइम भी तो बहुत बड़ा तो हुआ है। बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि महिला सुरक्षा के नाम से भी इस तरह की सरकार है जो प्रबंध नहीं कर पाई। नहीं, यदि बिल्कुल भी बसें या सरकारी यातायात के साधन होते तो वहाँ से सुबह बच्चे अपने गांव से चढ़कर पढ़ाई करके वापस गांव आ सकती थी। सही लेकिन बात इस तरह का मुद्दा आपको लग रहा है कि ये आदमपुर के अंदर ही अहम है या पूरे हरियाणा के अंदर ही होता है? ये मुद्दे पूरे हरियाणा के अंदर ही है जी। पूरे हरियाणा के दूसरी अंदर। बात करूँ चिकित्सा पे आना चाहता हूँ। चिकित्सा के माध्यम से आपको पता है कि आजकल जिंदगी में हर आदमी, आपको बताऊँ कि 100 में से 30 आदमी बीमार है। डायबिटीज़ है, शुगर बोल सकते हैं। साथ में तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो गांव की बात करूँ प्राथमिक चिकित्सालय जरूर बने लेकिन डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाइयों का नाम से कुछ जीरो। ये बात तो आप सही कह रहे हो। मैं आदमपुर की बात करती हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर टाइम आदमपुर में लगाया है, तो वहीं से शुरू करती हूँ मैं। हमारे चौधरी भजन लाल जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, हमारे जगह जगह चिकित्सा केंद्र भी खोले, लेकिन जब तक वो थे अच्छे काम हुए, उनमें पूरा स्टाफ था उनमें, लेकिन अब उनमें ना तो स्टाफ है, जज्जर बने पड़े हैं हॉस्पिटल, उनकी कोई रेख देख का कुछ भी नहीं, पता नहीं ग्रांट आता है तो कहाँ जाता है पता ही नहीं। ग्रांट तो तब आएगा ना जब विधायक साहब जो चंडीगढ़ या दिल्ली के अंदर से बैठते हैं, यदि वो अपने क्षेत्र में आए। कहीं भी ऐसा लगता नहीं कि सरकार दोषी है या जो आपका चुना हुआ प्रतिनिधि दोषी है। मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि सरकार के अंदर यदि विधायक है तो उसका जो भी कोटा होता है, फंड होता है, यानी पैसा तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार हो सकती है कि जिस पार्टी का वो विधायक हो और सत्ता में हो तो ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन कोटा तो जरूर होता है, हर विधायक का एक फिक्स कोटा है। तो आप दोषी किसको मानते हो, सरकार को या विधायक साहब को? ये बात भी आप सही कह रही है, लेकिन विधायक अगर उसको ये कोटा नहीं मिल रहा, उनको ये सुविधा नहीं मिल रही, तो विधायक को आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाएगा तो उसे पब्लिक का सपोर्ट भी मिलेगा और हमारे कार्य, क्योंकि पब्लिक जब आवाज़ उठाती है तो कार्य होते क्यों नहीं, क्योंकि पब्लिक पे सब कुछ डिपेंड है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार ग्रांट दे रही है और विधायक, सरकार तो दे रही है लेकिन विधायक ही कुछ कर रहे हैं बीच में। मुझे तो क्योंकि हमारे जो जोगीराम श्याल थे उन्होंने देखिए सीधा सीधा बोल दिया था कि हमारे डिप्टी साहब सीएम डिप्टी है, हमारी बात नहीं सुन रहा, तो जो आदमपुर का है विधायक बना हुआ है, अगर ऐसी कोई बात है तो उसको भी सीधा सीधा बोलना चाहिए कि हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारे कार्य नहीं हो रहे। नहीं, एक और बात बता दूं, 2022 के अंदर जब कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो साफ तौर पर भव्य बिश्नोई को बाई इलेक्शन लड़ाया था। उसके अंदर तो हमारे चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर जो मनोहर लाल खट्टर साहब ने, उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि भव्य बिश्नोई के सर पर मैं हाथ रखूंगा, तो उन्होंने सिर्फ हाथ सर पे रखा या विकास के नाम से उन्होंने हाथ नहीं रखा, सिर्फ हाथ पे ऐसे ही रख दिया। लगता है कि विकास के ऊपर नाम। देखिए ये बात तो सुनने में आया था, आप भी कह रहे कि सिर पे हाथ रखा था, तो सिर पे हाथ ही रखा है, विकास का तो हाथ रखा ही नहीं आदमपुर के गाँव में। वो तो आप जाके देख लीजिए, मैं तो देखती हूँ कोई विकास समस्या। आप बताइए कि समस्या जो भी जितनी भी समस्याएं होती है ना, वो उस आदमपुर हल्के में सारी समस्याएं मौजूद है। एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे आदमपुर हल्के में ऐसी कोई चीज़ है अलग से है कुछ या सुविधाएं मिल रही है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। क्या क्या कमियां महसूस की आपने? जब हमने शिक्षा की बात की, हमने यातायात की बात कर ली, हमने चिकित्सा की बात कर ली, इसके अलावा किसानी मुद्दे भी हैं क्या? किसानी मुद्दे भी है। किसानों को क्या चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए, लेकिन पानी की समस्या तो देखिए, मेरा जो जन्म हुआ वो बालसुंद गाँव में हुआ, मेरी जन्मभूमि बालसुंद गाँव में, तो मैंने जब से होश संभाला है मैं यही चीज़ें देखती आ रही हूँ कि वहाँ पानी की समस्याएं हैं। तो अब तक वो पानी की समस्याएं हल नहीं हुई है। तो हमारे विधायक साहब है जो आदमपुर के हैं, भव्य बिश्नोई जी, वो क्या कर रही हैं? किसानों के लिए कुछ तो करना चाहिए। किसानों के लिए क्या? दादा के राज में तो जब हमने सुना कि जब छोटे थे, मैं भी आदमपुर का ही रहने वाला हूँ, बांडाहेड़ी मेरा गाँव है। तो मैं आपको बता दूं कि जब 1997-98 की बात थी, जब हम छोटे थे तो हमारे कंटिन्यू 1 महीने लगातार नहर चलती थी। अभी तो 7 दिन चलती है, यानी 21 दिन का जो पानी गया था। इसका मतलब ये कि जो भजन लाल जी ने विकास किया वही विकास हुआ, न कि जो कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी, क्या कुलदीप जो भजन लाल जी के नाम से ही वोट मांग रहे हैं? इसका मतलब ये बात तो सही है, भजन लाल जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन भजन लाल जी के बाद जो विरासत जिन्होंने संभाली है वो तो कार्य नहीं कर रहे। कार्य तो देखो, पब्लिक, अगर आप विधायक का चुनाव लड़ते हो, आप पब्लिक की जिम्मेदारी लेते हो उनके अभी अधिकारों के प्रति, तो फिर कार्य क्यों नहीं हो रही? नहीं, आपने जब कार्य करनी चाहिए ना। यानी आपने विरासत की नाम लिया कुलदीप बिश्नोई, क्या आपको लग रहा है कि क्षेत्र में न रहकर, दिल्ली में बंगले में रहकर या एसी में रहकर राजनीति करने के कारण जो विरासत है वो संभाल नहीं पाई? नहीं, ऐसे थोड़ी काम होता है। पब्लिक के बीच में रहना चाहिए। पब्लिक का पता कैसे लगेगा? अभी हमारे हल्के में क्या जरूरत है, पब्लिक आती है तो हमारा अभी जो भी कार्य होते हैं वो बताते हैं। तो दिल्ली तो देखो आम आदमी नहीं जा सकता ना रोज अपने कार्य लेके, नहीं जा सकता। हल्के में रहना चाहिए उसको। वो बात है, ठीक है, वो चंडीगढ़ बैठते हैं, विधायक है चंडीगढ़ बैठेंगे, लेकिन कम से कम
आदमपुर में तो टाइम देना चाहिए ना, अपने हल्के में टाइम देना चाहिए उनको, लेकिन हल्के में टाइम नहीं दे पा रहे वो। लेकिन जब खट्टर साहब थे आज से 3 महीने 4 महीने पहले, उन्होंने बोला बिना खर्ची और बिना पर्ची पेट्रोल पंप के ऊपर बड़े बड़ी इतिहास लगा दिए थे, यानी कि ऐड लगाए थे, एक भी पर्ची नहीं, नौकरियाँ थी। हो सकता है कि MBA करने वाले को चपड़ासी लगाया, लेकिन नौकरियाँ तो थी। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए सीधी सीधी नौकरी निकाल दिया जैसे पहले निकला करती। आप बताओ इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करके बच्चे हाई क्लास पढ़ाई करते हैं, माँ बाप उन पे पैसा लगाते हैं। अभी हमारे बच्चे भी ज़्यादा बार शहर में पढ़ के आएंगे तो बड़ी पोस्ट भी लगेंगे, लेकिन सरकार ने क्या किया, जो +2 पास करके जो बच्चों को ग्रुप डी की जो अब नाम जो ग्रुप डी का दिया हुआ है, वो +2 वालों को बच्चों की नौकरियां थी, जो इतने पढ़े लिखे हैं बेचारे, उनको नौकरियां दे रहे हैं और उनको भी नहीं मिल रही। वो करे क्या फिर बेचारे, वो तो फिर वो ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे हैं और उनको भी नौकरी नहीं मिल रही। रोजगारी बेरोजगारी इतनी फैला दी है बीजेपी पार्टी ने, तो बेरोजगारी इतनी हो चुकी है। बच्चों को जो शुरू में माँ बाप इतनी हाई पढ़ाई करवाते हैं और उनके सपने होते हैं वो पूरा करते हैं, उन पे इतना पैसा लगाते हैं और बाद में क्या माँ बाप उनकी जिम्मेदारी पूरी साल तो नहीं उठा पाएंगे। माँ बाप ने तो पढ़ा लिखा दिया, लेकिन बच्चे करें क्या, पैसे नहीं है बच्चों के पास तो क्या करेंगे, डाके डालेंगे और क्या करेंगे, मतलब यही काम करेंगे। मैं बेसिकली आप ये बोलना चाह रही हूँ कि बेरोजगारी के कारण बेरोजगारी तो है, जो क्राइम बढ़ रहा है, मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैला दी तो बच्चे क्राइम करती है जी। यानी कि आप एक तरफ से जो जवान है, युवा है, उसको 2 तरह की मार पड़ रही है, यानी एक तो वो बेरोजगार है, दूसरी तरफ वो क्राइम करने के लिए मजबूर है। इसका मतलब ये साफ तौर पर आपका कहना है कि इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है? सरकार ही जिम्मेदार है। अब देखिए 1 लाख खाली पड़ी है, तो हमारे जो बेरोजगार भाई है हरियाणा के इतने कट्टे जवान हैं, तो उनको भर्ती कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? कोई भी काम होता है तो कहते हैं स्टाफ नहीं है, पूरा प्रशासन के पास पूरा स्टाफ ही नहीं है, काम कैसे होगा? तो स्टाफ पूरा नहीं है तो स्टाफ को पूरा कीजिए। बेरोजगारी तो इतनी बढ़ चुकी है, उनको लगाइए। दूसरा जो आपने मुद्दे बताए बड़े अहम, चाहे महिला सुरक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे किसानी का हो। आपको पता है हर किसान को पानी चाहिए और हर खेत तक यदि पानी नहीं पहुंचेगा तो विकास नहीं होगा। इसी के कारण जो हरियाणा का विकास का भैया रुका, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि रुकेश फोगाट को मौका मिलता है तो उनकी 3 प्रायोरिटी कौन सी होंगी, जिससे कि वो इस क्षेत्र में जाकर विकास के नाम से, जो आजकल कुलदीप बिश्नोई के आने के बाद जो अपने बच्चों का भी नाम विकास रखना बंद कर दिया, उसको आगे बढ़ा सकती है? देखिए पहली समस्या तो हमारे आदमपुर में पानी की है, मैं उसके लिए कार्य करूँगी कि पानी का इंतजाम अच्छे से हो। और दूसरी जो हमारी महिलाओं को है, उनके अधिकारों के बारे में उनको आगे बढ़ाने के, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो देखिए महिला के बारे में पहले सोचती है, तो इस चीज़ को। और दूसरी जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ट्रांसपोर्ट की समस्या आ रही है, क्योंकि वो अपना कार्य नहीं कर पाते। अगर ट्रांसपोर्ट की समस्या हमारी भी अहम मुद्दा है, ट्रांसपोर्ट आदमपुर में बिल्कुल भी नहीं है। मेरा अंतिम प्रश्न ये कि क्या आज सोनाली फोगाट जी इस दुनिया के अंदर नहीं, क्या रुकेश पुनिया सोनाली फोगाट के दम पर राजनीति करना चाहती है या उनकी आइडियोलॉजी यानी उनकी विचारधारा? देखिए मैं उनकी विचारधारा पे कार्य कर रही हूँ और करती भी रही हूँ। जैसे सरकार, हमारी पार्टी अगर मेरा सहयोग करेगी, मुझे इस काबिल समझेगी, और तो मैं उनकी विचारधारा पे कार्य करूँ, क्योंकि सोनाली जी एक दबंग लीडर थी जी, तो मैं उनकी विचारधारा पे कार्य करूँ। क्या आपको लग रहा है कि 10 साल की सरकार जो अभी है, अभी चल भी रही है, सोनाली जी को इंसाफ दिलाने में नाकाम रही? ये तो सभी को दिख रहा है कि कमियां कहाँ रह गई थी, कौन जिम्मेदार है? मैं तो सरकार को ही मानती हूँ। अगर वो सरकार बीजेपी सरकार में होते हुए उसको न्याय नहीं मिला तो फिर आम जनता तो क्या उम्मीद कर सकती है? ये सारी नाकामी सरकार की, बीजेपी सरकार। तो आज हमारे साथ थे रुकेश पुनिया, उसने साफ तौर पर कहा कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात ये जो लास्ट में मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा कि सोनाली फोगाट जैसी दबंग नेत्री को यदि इंसाफ नहीं मिला, और वो खास तौर पर बीजेपी की थी, तो इंसाफ आप सरकार के जो एक आम आदमी है उसकी सुरक्षा पे आप किस तरह आप लोग ये भी समझ सकते हो। दूसरी और बात बता दूँ आपको, आज से 10 दिन पहले महिंद्रा के शोरूम पे 35 गोलियाँ चली, उसका करीब 4 से 5 वीडियो बना चुका हूँ। यदि इतने बड़े व्यापारी को जो बॉडीगार्ड रखता है वो अपनी यदि सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो एक आम आदमी का क्या होगा, ये भी आप देख सकते हैं। तीसरी बात आपको बता दूँ, हर खेत तक पानी नहीं पहुंचेगा तो किसान का भला कैसे होगा? किसान का भला नहीं होगा तो अपने बच्चों को किस तरह वो अच्छी शिक्षा दे पाएगा, किस तरह वो अच्छे स्वास्थ्य दे पाएगा, और किस तरह अपनी महिलाओं की सुरक्षा कर पाएगा, ये भी आपने देखना बाकी है। तो आने वाले समय के अंदर चुनाव है, विधानसभा चुनाव, ना तो मेरा बीजेपी से दुश्मनी है, ना मेरा कांग्रेस के प्रति शोक कौन है। जो अच्छा प्रत्याशी है उसको वोट दीजिए, ताकि आने वाले समय में क्षेत्र का विकास हो सके।
जहाँ तक बात करो आप राजनीति की विचारधारा की, तो मैं साफ तौर पर आपको याद दिला दूँ कि क्षेत्र के अंदर हर तरह के नेता को अपनी बात कहने का और अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का हक है। उसी का माध्यम को आगे बढ़ाते हुए एक्टिव इंडिया हर क्षेत्र में जो युवा नेता है वो कांटेक्ट कर सकता है 93-130-82-344 पर। हम उसका भी आके इंटरव्यू यानी साक्षात्कार करेंगे तो जनता के बीच में पहुंचाएंगे। तो बने रहे एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम।